Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So this is our last chapter for 9th class, that is sound, wave and propagation. In this lecture we will study about the nature of sound and propagation, various media, speed of sound, range of hearing of human beings, ultrasound, reflection of sound, echo, sonar, structure of the human air. Okay, these are some topics which will be covered in this lecture. So first of all, what is sound? The sound is a form of energy which afford our sensation of hearing through the ear. The sensation is produced by longitudinal wave in elastic medium where the vibration of the particle are in the same direction in which the wave propagates. Okay, so what does that mean? Sound is an energy. It is a type of energy which we have learned in 7th also. ये आपके 7th में भी था types of sound. तो sound क्या है? आपका form of energy है which can afford the sensation of hearing the air. जो हमें सुनने का जो हमारे कानों में सेंसेशन देता है सुनने की. लाइक अगर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो वो किसकी वजह से सुन रहे हो? एनर्जी की वजह से. ठीक है, तो वही एनर्जी है साउंड जो क्या कर रहा है, हमें कानों में सुनने की एनर्जी देता है. अब हमारा जो एनर्जी होता है वो हमारा सेंसेशन जो होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से होता है. ठीक है, हमारा जो साउंड होता है कुछ इस टाइप से वेव होता है. ठीक है, तो जो हमारा साउंड होता है वो हमारा इस टाइप से प्रोड्यूस होता है, वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. और जो वाइब्रेशन होता है ना पार्टिकल्स का, लाइक अगर हमारा क्या होता है, साउंड मूव नहीं करता है. बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ. ठीक है, आपकी टाइप साउंड मूव नहीं कर रहा है. जो रास्ते में मीडियम है, मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम आ गया. लाइक अगर हम सामने सामने खड़े हैं, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में कोई मीडियम, कोई वायर नहीं कनेक्टेड है. मीडियम क्या है? एयर. तो एयर में जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करेंगे, वो सेंसेशन करते हैं. अगर वो सेंसेशन करेंगे आगे पीछे, तो उस मीडियम की वजह से जो दूसरा बंदा खड़ा है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो वॉइस जाएगी वो उस मीडियम की तरफ से जाएगी. एयर के जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से मूव करते हैं. ठीक है, साइन वेव के तरीके से मूव करते हैं. तो वो इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से 2 and 4 मूव करते हैं, तब वो आपके दूसरे बंदे के पास जाती है. ठीक है, तो ये है आपका नेचर ऑफ साउंड. अब है हाउ साउंड प्रोपोगेट्स. साउंड ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. अब वेव क्या होता है? वेव आपका कुछ इस टाइप से होता है. मैंने बताया जो आपका साउंड जो ट्रेवल करता है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है व्हेन वेव पासिस थ्रू मीडियम इन मीडियम इटसेल्फ डज नॉट मूव अलोंग. अब मीडियम आपका क्या कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है. मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेव ओनली द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट्स अबाउट देयर फिक्स पोजिशन. लाइक आपका कोई मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं आपके. कभी भी आप देखिए, आपने सुना है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो आपके मूव करते रहते हैं. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मूव करेंगे. आपने यहाँ से बोला, एक सेंसेशन हुआ, एक एनर्जी गई, वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया. अब क्या होगा? ये मूव करेंगे और ये मूव करने के साथ ही जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं एयर में वो मूव करते करते दूसरे के पास पहुंच जाएंगे. तो ये होता है आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. ओके, नाउ साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल. दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. द साउंड वेव इन द एयर इज लॉन्गिट्यूडनल. जो आपका साउंड एयर में होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है. देन साउंड वेव पासिस थ्रू एयर, द पार्टिकल ऑफ एयर वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव. ठीक है, जो अगर साउंड वेव आपका ऐसा जा रहा है तो आपका जो एयर पार्टिकल है वो आपके क्या होंगे? पैरेलली आपका इस तरीके से आगे पीछे मूव करेगा. ठीक है, द साउंड वेव ट्रेवल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन so that then the particle of the medium also vibrates back and forth of the horizontal particle. What is that means? That means when the sound passes through the air, जब आपका साउंड एयर में पास करेगा तो जो पार्टिकल है ना एयर के वो भी आपके आगे पीछे मूव करेंगे. ठीक है, जो डायरेक्शन की जो साउंड वेव है, लाइक आपके साउंड वेव की डायरेक्शन ये है,
तो आपके जो एयर के जो पार्टिकल है ना वो भी आपके उसी पैरेलल डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करेंगे, ठीक है। अब वो आगे पीछे जब मूव कर रहे हैं, टू एंड फ्रो कर रहे हैं, तब क्या होगा, साउंड वेव ट्रेवल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो आपकी साउंड वेव है वो आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑल्सो वाइब्रेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इसी तरीके से, लाइक ऐसे, ओके, इस तरीके से ये आपके मूव करते हैं। अब है आपका कुछ लॉन्गिट्यूडनल की जो प्रॉपर्टी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द मीडियम एंड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मीडियम है वो आपका मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो आपका क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम बैक एंड फोर्थ सेम डायरेक्शन। जो आपके पार्टिकल है वो भी आपके सेम डायरेक्शन में मूव करता है। व्हेन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स केम क्लोजर to one another, then they normally are in the momentary reduction of the volume and the compression of the form, ठीक है। अब देखिए, vibrating particle move apart from one direction, then they normally are in the momentary increase the form of the momentary increase the volume of the medium। अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ, लाइक आपका क्या हुआ, जो हवा में जो पार्टिकल, एयर में जो पार्टिकल है इस टाइप से जा रहे हैं, ठीक है, कभी वो आगे कभी वो पीछे इस तरीके से मूव कर, तो कभी तो पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे इस टाइप से, और कभी वो इस तरीके से दूर चले जाएंगे, कभी वो बहुत पास आ जाएंगे, है ना, और कभी वो इस तरीके से दूर हो जाएंगे। जब वो पास आते हैं, केम क्लोजर टू ईच अदर, देन नॉर्मली दे आर मोमेंटरी रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। इस टाइम पे आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन इज फॉर्म, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड है आपका, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओके। जब इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इन्हें आप कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। आई कैन राइट इट, रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म, ओके। रेयर फ्रैक्शन आप इसे कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो इस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से आपका जो साउंड है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन इज दैट व्हेन द पार्टिकल केम क्लोजर टू ईच अदर, एंड रेयर फ्रैक्शन इज दैट व्हेन द पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मेक अ volume momentary make a increase the volume, okay, and in compression momentary decrease the volume, okay। आपका जो momentarily जो आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंट्री आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब है आपका some characteristics of sound. What are the characteristics of sound? So first of all, the pitch. I hope you know all these things, but I can repeat it also. The characteristics of sound, pitch is a sensation. We can say brain interpretation of the frequency of a sound. Faster the vibration of the sound, higher the frequency. It is also called shrill sound. Okay. अब क्या है आपका जो सेंसेशन है, वाइब्रेशन, बेसिकली pitch is a brain interpretation. Okay, brain interpretation of a frequency. What is frequency? Frequency is like अगर आपका वेव इस टाइप से जा रहा है या फिर आपका वेव इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। We will study about the frequency also in later in this chapter. So it is a sensation of the frequency of a sound. Faster the vibration of the sound, higher the frequency. जितना ज्यादा frequency होगा उतना ज्यादा आपका फास्ट होगा आपका साउंड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द श्रिल साउंड। इसे आप श्रिल साउंड भी कहते हैं अगर हाई पिच के लिए, ठीक है। आई कैन राइट इट, हाई पिच, जितना तेज आवाज होगा उतना ज्यादा आप क्या होगा, आपका क्या होगा, श्रिल साउंड होगा। इसको आप कहते हैं हमिंग ऑफ बी। जब बी की जो हमिंग होती है आप सुनते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लो पिच साउंड की बात करें, लो पिच साउंड इज कॉरेस्पॉन्ड टू लो फ्रिक्वेंसी। अगर आप लो पिच साउंड की बात करें तो वो क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इसको आप हॉर्स साउंड भी कहते हैं, HORSE, हॉर्स साउंड कहते हैं। जैसे आपका कार का हॉर्न हो गया, वो आपका क्या हो गया, लो पिच हो गया। तो पिच इज बेसिकली डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द sound. Okay, next is your loudness of the sound. Loudness and softness, it is a sensation and depends upon the amplitude. Okay, amplitude is basically a vertical deflection. Okay, this is your two waves. Okay, so
these amplitude is much lower than these amplitude, तो amplitude बेसिकली है वर्टिकल डिफ्लेक्शन. आपका जो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका वर्टिकली डिफ्लेक्शन होता है. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन. एंड how much frequencies in a 1 second we can count it. ओके कि हमारा जो कोई वेव है वो 1 सेकेंड में कितनी बार पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, दैट इज अ फ्रिक्वेंसी. तो एम्पलीट्यूड आपका वर्टिकल है, कितना ज्यादा वर्टिकली. लाइक अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, एक ये में, ठीक है, ये आपके दो वेव हो गई. तो एक ये है, एक का एम्पलीट्यूड है, तो ए एंड बी. तो पी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ए से, तो वो हम कैसे देखते हैं, वर्टिकली डिफ्लेक्शन से. तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी लाउडनेस होगी. आप सुनते हैं कभी कभी किसी की आवाज बहुत तेज होती है ना, आप बोलते हैं इसकी आवाज बहुत तेज, तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है. और गर्ल्स की आवाज सॉफ्ट होती है, या अगर हम बोले गर्ल्स की आवाज बहुत सॉफ्ट होती है, किसी किसी गर्ल्स की आवाज बहुत सॉफ्ट होती है, बॉय की आवाज सॉफ्ट होती है, दैट इज एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड उसका कम है, तो सॉफ्टनेस और लाउडनेस वहां से आती है. ठीक है, जैसे लाइक अगर मैं बात करूं स्ट्राइक ऑन अ टेबल, अगर मैं इस टेबल पे स्ट्राइक करूं या फिर, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. अगर मैं डिफरेंट फोर्सेस के साथ करूंगी, ठीक है, लाइक अगर मैं इस तरीके से करूं धीरे धीरे, इस तरीके, तो आपको तेज सुनाई दे रही है या सॉफ्ट सुनाई दे रही है. ठीक है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वॉइस. अब टिम्बर एंड क्वालिटी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, टिम्बर एंड क्वालिटी. It is a characteristics which enables us to distinguish between the sound the same loudness and pitch. So it is a characteristics which enables us to distinguish between the sound of same loudness and pitch. We are able to recognize a person without seeing him. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने फोन उठाया, आपको नहीं पता किसी अननोन नंबर से फोन आया, हेलो बोलने से ही आपको पता चल जाता है किसका फोन है. तो किसकी वजह से आपको पता चलता है, दैट टिम्बर, वो क्वालिटी जो आपकी वॉइस अलग करती है किसी से, दैट इज कॉल्ड टिम्बर. ओके, आपका क्या होता है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल लाउडनेस से, पिच से, इससे आप पता लगा सकते हो कि वो किसकी वॉइस है. ठीक है, तो दैट इज योर टिम्बर. नाउ नेक्स्ट इज योर लाइक अगर मैं बात करूं फ्लूट की, गिटार की, आपके ये एग्जाम्पल होते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फ्लूट की आवाज कौन सी है और गिटार की आवाज कौन सी है ना. तो वो किस वजह से करते हो आप, लाउडनेस की वजह से, या सॉरी टिम्बर की वजह से. नेक्स्ट इज योर इंटेंसिटी. Okay, intensity is defined as the sound energy transfer per unit time per unit area. एक पर्टिकुलर एरिया, लाइक अगर मैं इस तरीके से है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में पर यूनिट टाइम पे कितनी साउंड एनर्जी थी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी. ओके, एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड प्रोपोगेशन. अगर साउंड आपका ऐसे जा रहा है तो आप इस तरीके से, क्योंकि एरिया है, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस तरीके से आप, ये आपका परपेंडिकुलर होगा सरफेस, तो परपेंडिकुलर होगा एरिया, तो दिस इज योर इंटेंसिटी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द अवर एयर. इसमें हमारे एयर के रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी जो एसआई यूनिट होती है इंटेंसिटी की, दैट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इसको आप जूल पर सेकेंड को आप वॉट भी बोलते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर. मीटर -2 लिखा है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखा है. ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रेवलिंग वेव. व्हाट इज योर ट्रेवलिंग वेव? ओके, देखिए जो वेव होता है आपका इस टाइप से मूव करता है. ओके, लेट सपोज ए डैश इज पीक. ओके, पीक ऑफ crust. Okay, and B dash is bottom of crust. Okay, this is your peaks highest and this is your highest bottom. Okay, तो जो आपका इस A dash की लेंथ होगी या B dash की लेंथ होगी, that will be your wavelength. Okay, the difference or we can say the distance between two highest peak or two lowest peak, which anyone can be take. Okay, two highest peak is called wavelength, or we can define it is a longitudinal wave distance between, in the longitudinal wave the distance between 2 points of greatest compression or rarefaction is called wavelength. ओके, कंप्रेशन में होगा या फिर 2 कंप्रेशन, लाइक मैंने बताया था, कंप्रेशन इज जब हमारा वेव बहुत पास आ जाता है, रेयरफेक्शन जब बहुत दूर जाता है. फिर कंप्रेशन,
फिर रेयरफेक्शन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कहलाता है वेवलेंथ। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लैम्डा से। ओके, आपको वेवलेंथ हमेशा आप लैम्डा से डिफाइन करते हैं। वेवलेंथ क्योंकि डिस्टेंस है तो इनकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर। ओके, नाउ सेकंड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, आपको एक वाइब्रेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? एक वाइब्रेशन लाइक अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस। ओके, इसके बाद आपका दूसरा वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वेव बनती रहती है। तीसरा, फोर्थ। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम पीरियड। इसको आप किस तरीके से दिखाते हो? लैम्डा, लेट सपोज लैम्डा इज वेवलेंथ, टी इज टाइम पीरियड, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी विल बी v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव, आपका जो वेलोसिटी या स्पीड आप बोलेंगे वो आपके वेव का कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम आप बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ये तो टाइम पीरियड है, कितने टाइम पे किया। अब होगा 1 सेकेंड में कितने किए। जरूरी नहीं कि 1 सेकेंड में वापस आए, आपका इस तरीके से वेव जा सकती है। लेट्स सपोज इसने इतना किया, तो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप म्यू से दिखाते हैं, न्यू बोलते हैं इसे, न्यू। ठीक है, ग्रीक लेटर है न्यू, इसे न्यू से दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दैट इज योर हर्ट्ज। ओके, नाउ अब क्या है? रेंज ऑफ हियरिंग। आप रेंज ऑफ हियरिंग होता है आपका कितना रेंज आप सुन सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पे हमारी रेंज ऑफ हियरिंग डिपेंड करेगा। तो आपका अगर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच की अगर कोई रेंज है तो वो ह्यूमन एयर के लिए होती है। इसे आप ऑडिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आप सुन सकते हैं वो आपकी ऑडिबल रेंज है। ये ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 20 टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है रेंज तो वो आपकी क्या होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड आप इसे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को लाइक एग्जांपल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 और 20 किलो हर्ट्ज ऑडिबल है, 20 हर्ट्ज से कम है तो उसका आप क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। उसके आप कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड आप कहते हैं। जैसे लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप महसूस करते हैं, आप कभी भी उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, है ना? तो दैट इज योर इंफ्रासोनिक साउंड। अब आता है अल्ट्रासोनिक साउंड आ गया। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव बेसिकली वेरी हाई रेंज ऑफ वेव होता है। उसका हमारा एप्लीकेशन होता है कुछ। अल्ट्रासोनिक वेव हम कहाँ यूज करते हैं? हम मेटल वेंडिंग में यूज करते हैं। लाइक हमारी जो मेटल वेंडलिंग होती है, टंगस्टन हमारा होता है, वो जनरली हम नॉर्मली उसको वेल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। मेडिकल पर्पज में हमारा यूज होता है लाइक स्कैनर्स, जब सोनोग्राफी होती है या अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड क्या होती है? अल्ट्रासाउंड क्या है आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक वेव वहां पे हमारी यूज होती है। ड्रिलिंग होल को ड्रिल करने के लिए हमारा यूज होता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है आजकल, उसके लिए हमारा अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। मेटल कंपोनेंट डिटेक्टर, आपको पता है मेटल कंपोनेंट डिटेक्टर, जब मेटल हम यूज करते हैं, बॉम्ब को हम आपने देखा होगा, आप मॉल जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां पे आपके क्या करते हैं? वो चेक करते हैं आपके पास कुछ गन तो नहीं। उसमें कौन सी वेव है? आपकी अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है। वो क्या करता है? अगर कोई मेटल है वहां से क्लिक करके वो वापस आती है वेव और पता चल जाता है कि इसके पास कोई मेटल की चीज है, तो वो मेटल कंपोनेंट डिटेक्टर में अल्ट्रासोनिक वेव आप यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बूम, सोनिक बूम। ठीक है, व्हाट इज सोनिक बूम? सोनिक बूम, व्हेन द बॉडी मूव्स विद स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ एयर। ठीक है, आपका क्या होता है? व्हेन द बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ एयर।
ठीक है। इट इज सेट टू बी ट्रेवलिंग अ सुपरसोनिक स्पीड। अगर आपका एयर की स्पीड से ज्यादा आपकी बॉडी मूव कर रही है तो उसे आप क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। एट दैट टाइम शार्प वॉल्यूम प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। सुपरसोनिक स्पीड क्या हो गया, आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर की स्पीड से ज्यादा जा रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। अगर उस स्पीड के टाइम पे जो वॉल्यूम आती है आपको सुनाई देती है, एक शार्प वॉल्यूम आपको सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। ओके, लाइक एग्जांपल हम बोल सकते हैं बुलेट्स हो गई, जेट हो गए। बुलेट के टाइम पे जब बुलेट छोड़ी जाती है तब देखो कितनी आवाज आती है। जेट जब निकलता है तो आपको एक आवाज सुनाई देती है। जब तेज जेट निकलते हैं, फाइटर प्लेन निकलते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। ओके, नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपका साउंड का रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, वापस आना, है ना। एक होता है आपका क्या, इंसिडेंट, एक होता है रिफ्लेक्टिंग। ये आपने लाइट में पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हो गया, साउंड का वापस आना। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस साउंड रिटर्न बैक टू इट्स सेम मीडियम। आपका क्या है, आपको साउंड कब सुनाई देगा, जब आपका जो आपने क्या किया, स्ट्राइक साउंड गया, साउंड किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर वापस उसी मीडियम में वापस आ गया, तो वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट इज सिमिलर टू लाइट रेज। जैसे लाइट रेज में हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसी तरीके से सिमिलर रिफ्लेक्शन होता है। इट इज बिगर इन लेंथ। आपका क्या, उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो इसके लिए एरिया ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। लाइट से ज्यादा इसमें एरिया चाहिए होता है। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आपका सेम होता है किसका, लाइट की तरह ही। आपका फर्स्ट लॉ होता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है वो आपके रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। लाइक अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि आपका ये कोई प्लेन है, इसमें आपने कोई साउंड आया है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ, इंसिडेंट एंगल है ये, नहीं इंसिडेंट वे है, रे है, ठीक है। ये अगर इस तरीके से आएगा तो आपका दूसरा रिफ्लेक्शन वेव भी आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वे, ठीक है। अगर आप इसके बीच में अगर एक नॉर्मल खींचे, इनके दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, बिकॉज दिस इज मेड बाय द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज मेड बाय द इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल आया, रिफ्लेक्टिव हो गया। तो इन दोनों के बीच जो आपका एंगल बनेगा ना, अगर आप कोई प्लेन खींचे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो जो ये एंगल होगा ना, लाइक ओ ए बी सी, एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू बी ए सी। ओके, सो दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इन दोनों के बीच के जो एंगल होंगे वो आपके इक्वल होते हैं। तो इंसिडेंट वे एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट वे, reflected way and normal. This is normal, we can say this is normal. Incident way, reflected way and normal both will be at the same plane. Okay, ऐसा नहीं है कि आप इंसिडेंट एंगल इधर का दे रहे हैं तो प्लेन आप दूसरा लेके वहां का रिफ्लेक्टेड है। सेम प्लेन पे जो एंगल बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज 2 पॉइंट्स आर इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन। आपका एप्लीकेशन क्या होता है साउंड रिफ्लेक्शन का? आपका जैसे लाइक अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप की, आप सबने देखा है स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास, है ना। तो आपके जो स्टेथोस्कोप होते हैं उसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। लाइक आपने देखा है आपका कुछ इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, वी कैन राइट it is an instrument which is used by the medical purpose, which is used by doctors, ठीक है, डॉक्टर्स। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है लाइक अगर आपका इस तरीके से होता है कुछ स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है वो आपको हार्ट पे लगाया जाता है या आपकी बॉडी पे लगाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, साउंड पिक करता है अपने बॉडी की और उसको रिफ्लेक्ट करता है आपके एयर पीस तक, जो कि डॉक्टर सुनते हैं और उसकी वजह से पता लगाते हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसमें आपके क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं। लाइक अगर आपके स्टेथोस्कोप का वायर ये है तो इसमें इस टाइप से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है।
आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, इस तरीके से कोई वायर है, इसमें एक इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो वायर जो साउंड है, जो आपके बॉडी का जो साउंड है जो यहाँ से निकला है, वो आपको कहाँ सुनाई देता है? डॉक्टर को अपने ईयर पीस पे सुनाई देता है। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर साउंड बोर्ड। ओके, व्हाट इज साउंड बोर्ड? लाइक साउंड वेव, अब क्या है? साउंड वेव ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उस पर हमेशा ओबे करेगा आपका ऑन द प्लेन ऑफ द वेल एज वेल कर्व रिफ्लेक्टेड। चाहे आपका जो प्लेन है वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, ठीक है। तो लाइक अगर हम बात करें इस तरीके से कर्व सरफेस आपका कोई है, इन ऑर्डर टू स्प्रेड द साउंड इवनली बिग हॉल्स। अब आपका क्या है? बिग हॉल है या कोई ऑडिटोरियम है। आपने कभी देखा आपका जो ऑडिटोरियम है उनकी जो वॉल है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई जाती, कुछ थोड़ा सा उनमें कर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब क्या होगा, आपका जो सोर्स है, आपका इस तरीके से कोई सोर्स साउंड है, ठीक है, वो क्या करेगा? अगर बोलेंगे तो उससे बहुत सारी वेव निकलेंगी, ऐसे इंसिडेंट होंगी, ऐसे इंसिडेंट होंगी, बहुत सारी वेव। अब क्या है? अगर प्लेन होगा, इस तरीके से प्लेन होगा, यहां से सोर्स गया, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये हर जगह नहीं फैल पाएगी। अब कर्व प्लेन है तो वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। इस तरीके से वो इवनली स्प्रेड हो जाएगी हर जगह। तो ऑडिटोरियम्स में क्या होता है? आपका इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ कर्व बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। स्पीकर इज फिक्स एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव रिफ्लेक्टर, ठीक है। इसमें कॉन्केव बनाया जाता है, तो उस कॉन्केव रिफ्लेक्टर की वजह से आपका क्या होता है? जो साउंड होता है वो इवनली स्प्रेड हो जाती है पूरे हॉल में। अब क्या होता है? इन कॉन्केव रिफ्लेक्टर कॉमनली कॉल्ड साउंड बोर्ड। दिस कॉन्केव रिफ्लेक्टर, जो ये कॉन्केव आपका रिफ्लेक्टर है, इसको आप क्या कहते हैं? साउंड बोर्ड, इसे कहते हैं आप साउंड बोर्ड। द साउंड वेव स्ट्राइकिंग द साउंड बोर्ड रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या होगा? इस तरीके से कोई भी कर्व सरफेस है, लाइक अगर मैं बात करूं इस तरीके से कॉन्केव साउंड सोर्स है, यहां से सोर्स गया इस तरीके से, वो क्या करेगा? पैरेलली आपका मूव करेगा, ठीक है। ये इधर गया तो ये इसका पैरेलली, इधर ये इधर पैरेलली। इस तरीके से क्या होगा? पूरे हॉल में इवनली स्प्रेड हो जाएगा आपका वो वॉइस, ठीक है। तो ये है आपका साउंड, क्या बोलते हैं? साउंड बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड। आपके डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके साउंड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफ टेम्परेचर इंक्रीज, स्पीड ऑफ ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपका टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का इंक्रीज होगा तो आपके साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीज, वाई? अब बताते हैं, अब क्या बोलेंगे हम, क्यों बढ़ जाता है? देखिए, जब आपका टेम्परेचर बढ़े, अब इफ टेम्परेचर डिक्रीज साउंड विल ऑल्सो डिक्रीज। देखिए, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो मीडियम है वो ज्यादा कोलाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, कम मीडियम, हल्के मीडियम में कम होंगे, ज्यादा। अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा कोलाइड होंगे, जितने ज्यादा कोलाइड होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज V0 is a speed at 0 degree centigrade and VT is the temperature speed at T degree centigrade। तो VT अपॉन V0 क्या हो जाएगा? T प्लस 273 डिग्री, जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी स्पीड है एट T, दिस वन प्लस 273 अपॉन 273, बिकॉज V0 इज द 0, तो 0 प्लस 273। तो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेसिकली। तो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो आपका क्या बढ़ जाएगा? आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। अब आ जाएगा साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द मीडियम। प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्रेशर चाहे आप कितना भी दे दें आपके मीडियम पे, आपका साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती है। अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होती है, ठीक है। ये आपके कुछ इफेक्ट्स हैं साउंड पे, किसके कैसे पड़ते हैं? टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पीड पे, प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता है। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम भी आपका कोलाइड ज्यादा होंगे मीडियम। नेक्स्ट इज योर डेंसिटी। बेसिकली स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द density. Okay, so basically we can write it, speed is indirectly proportional to density.
square root of density. Okay, we can write it like this. So density is shown by this symbol. So V is 1 upon this density. So we can write V1 V2 is 2 speed, V1 V2. So we can write it V1 V2 equals to under root of density 2 upon density 1 because it is indirectly proportional to. ठीक है, तो ये है आपका कुछ ऑब्जेक्ट इन विच अवर स्पीड कैन बी डिपेंड. ओके, डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका. बेसिकली अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर टेम्परेचर पे बोलूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो ह्यूमिडिटी पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा. प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता. कितना भी आप प्रेशर लगा लें, आपका स्पीड डिपेंड नहीं करेगा. अब आता है मीडियम. डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट स्पीड होती है. सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो गैस में होती है, फिर आपका लिक्विड में होती है, फिर आपका सॉलिड में होती है. हाईएस्ट जो स्पीड होती है साउंड की वो आपकी गैस में होती है, फिर आपकी लिक्विड में होती है, फिर आपकी गैस में, सॉलिड में सबसे कम होती है. तो ये है आपके कुछ टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर syllabus. Now in next lecture we will study about echo, okay, vibration, these are some topics. Sonar, ठीक है, तो Doppler effect, these are some topic which will be studied in our next lecture. So please stay tuned for the next lecture and thank you. Good day. Please subscribe and share this channel.